हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जान जब तक जीके तब तक पर। दोस्तों मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अब मैं आपको ईवीएस के आपके जो आपका टेट और सीटेट में दोस्तों जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे ईवीएस से, दोस्तों एनवायरमेंटल स्टडीज से, तो दोस्तों इसी के मैं आपको प्रीवियस ईयर के, जी हाँ दोस्तों, ये आपके सारे के सारे प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको इनको सॉल्व करवा रहा था विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी के सीरीज में हमारी आज की जो सीरीज है दोस्तों वो है हमारी 7वीं सीरीज है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इससे पहले हमारी 6 सीरीज नहीं देखी है तो जाकर आप उनको एक बार देख लीजिएगा। दोस्तों आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है, इनसे आपको पता चल जाएगा कि आपके प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। चलिए दोस्तों, तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। दोस्तों आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले दोस्तों सबसे पहले। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अभी जाके तुरंत लाइक कर देना और दोस्तों अपने फ्रेंड्स में इसको जाके शेयर कर दो। चलिए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा दोस्तों सेशन है, आज का हमारे सेशन का सबसे पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए जीवों के समूहों में किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो दोस्तों वो कौन कौन है हमारे, हम इनको देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आपका बाघ तेंदुआ सांड, या फिर मधुमक्खी मच्छर तितली, या फिर सांप रेशम कीट छिपकली, या फिर आपका चील गरुड़ और गिद्ध। ठीक है, तो दोस्तों हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि किसके तुलना में, मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सके। किसकी ऐसी आंखें होती हैं? तो दोस्तों इसमें बाघ तेंदुआ सांड इनकी तो नहीं होती, मधुमक्खी मच्छर तितली इनकी भी नहीं होती, ठीक है, सांप रेशम कीट छिपकली इनकी भी नहीं होती, क्योंकि दोस्तों आपके जो सांप होता है इसमें कलर ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब बचता है आपका चील गरुड़ और गिद्ध। तो दोस्तों आपने देखा होगा चील हमारा लगभग 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी उड़ता है, तब भी वो अपने आंखों से जमीन पर पड़े छोटे से कीट को भी देख लेता है। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चील गरुड़ और गिद्ध। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो कुछ भी उग आता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, बल्कि काटकर जला दिया जाता है। यह जो राख होती है यह भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो दोस्तों ऐसी जो खेती होती है वो हमारी कौन सी खेती कहलाती है? दोस्तों इसका आंसर मैंने यही वाला सेम प्रश्न हमारे पिछले सेशन में मैंने आपको कराया था, जिसमें थोड़ा घुमा करके प्रश्न को पूछा गया था। तो दोस्तों हमारी ये सहकारी खेती, सिंचाई खेती, झूम खेती, या फिर दोस्तों सीढ़ीनुमा खेती। अगर बात करें दोस्तों कि हमारी जो खरपतवार होती है उसको न हटाकर दोस्तों उसको डायरेक्ट ही काट दिया जाता है और जला दिया जाता है, जिससे खेत की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। तो दोस्तों ऐसी खेती जो होती है वो हमारी कहलाती है झूम खेती। ठीक है दोस्तों, ये जो झूम खेती होती है इसका यही काम होता है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि परिवार जो है वो एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन है सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। ठीक, अगला है दोस्तों हमारा सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण किया नहीं जा सकता। हमारा अगला है सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। अगर बात करें दोस्तों पहले की तो यह सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। तो दोस्तों हमारा ये वाला तो सही नहीं होगा। आते अगले पे, सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, किसी परिवार में तो 2 बच्चे होते हैं, किसी में 4 बच्चे हो सकते हैं। तो दोस्तों ये तो सही हो ही नहीं सकता।
बात करती है सत्य, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो दोस्तों इसमें ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि आदर्श परिवार की बात करें, यहाँ परिवार की इकाई पूछी गई है। तो दोस्तों हमारा ये भी सही नहीं होगा। दोस्तों हमारा इसमें आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 3। कहता क्या है, क्योंकि परिवार के कई प्रकार होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तो हमारा यही आंसर बिल्कुल से सही होगा। चलिए हम अपने चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि मानवों के पेट में आमाशय रस की जो प्रकृति होती है वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। कैसे? उभयधर्मी, क्षारीय, उदासीन या फिर अम्लीय। बात करें हम मानव के पेट में जो आमाशय और रस होता है इसकी जो प्रकृति होती है दोस्तों, अगर बात करें रस की तो इसकी प्रकृति होती है अम्लीय। अब अम्लीय दोस्तों कैसे होती है इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मानव पेट में जो आमाशय होता है उसकी रस की प्रकृति अम्लीय होती है। जो भोजन जो आप खाते हैं उसको पाचन में सहायता करता है, ठीक है। और दोस्तों वास्तव में अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर, ये क्या दोस्तों, आपका ये जल में घुलकर हाइड्रोजन के आयन बनाता है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन ये बनाता है। और दोस्तों अगर बात करें कि अम्ल की, तो दोस्तों अम्ल का जो पीएच मान होता है वो होता है हमारा, पीएच मान होता है वो होता है हमारा 7। बात करते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो मानव की आंत होती है इसमें क्या होता है कि इसमें अधिकता में कोई बीमारी हो जाती है, जैसे कि आपकी बीमारी अम्लता, जिसे हम दोस्तों एसिडिटी भी कहते हैं। आपने एसिडिटी तो सुना ही होगा। एसिडिटी दोस्तों नामक जो बीमारी होती है ये हमारे हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है दोस्तों इसकी अधिकता में हो जाती है, ठीक है। चलिए हम अगले अपने प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जो वो प्रश्न हमारा कह रहा है, चलिए पहले प्रश्न को पढ़ लेते फिर इसके ऑप्शंस देख लेते, प्रश्न थोड़ा बड़ा है। और दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में यह जरूर बताएं कि आपने कितने प्रश्नों के आंसर को सही किया है। हमारा प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों के विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा। जैसे वर्गीकृत मतलब क्रम में बांटने को कहा, वर्ग में बांटने को कहा। जैसे कि आपका नींबू है, आम है, तुलसी है, पुदीना है, नीम है और केला है। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया कि दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां। तो दोस्तों इसी में हमारे दो दे रखे हैं कि बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह 1 को सही माना और समूह 2 को गलत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन की प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण से प्रतिबिंबित करता है? हमारे दोस्तों ऑप्शंस हैं कि यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है, ठीक है, जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। अगला हमारा बच्चों का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। हमारा अगला है बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले जाते हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए। अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के तरीके से बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो नहीं होगा क्योंकि तरीके हमें वर्गीकरण में दे रखा है कि तरीके हमारे कैसे होने चाहिए। तो तरीके हैं वो हमारे कैसे होने चाहिए, वो हमारे दोस्तों की तरीके जो हों वो दोस्तों दवाओं के गुणों और पत्तियों को दवाओं के गुण रहित पत्तियां ऐसे वर्गीकरण में वर्गीकृत किया जाए। हमारे दोस्तों थर्ड कह रहा है कि बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए। ये भी बिल्कुल गलत है। अगला है दोस्तों वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत मतलब एक सीढ़ी दर सीढ़ी होता है तथा इसका एक ही सही उत्तर हो सकता है। तो दोस्तों आप अगर वर्गीकरण को बांटेंगे, जैसे कि दोस्तों अगर आपको कहीं गिनती लिखने को कहा जाए तो आप गिनती 1 के बाद 2, 3, 4, 5 इसी तरीके से लिखेंगे। ऐसा तो लिखेंगे नहीं कि आपने 1 लिख दिया फिर 4 फिर 5 फिर 4 3 लिख दिया, ऐसी नहीं होगा। तो दोस्तों हमारा क्या एक स्तरीकृत और एक विशिष्ट तरीका होगा। तो हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे? बच्चों की रुचियों का ध्यान हो,
लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो दोस्तों आपको इसका आंसर करना है। दोस्तों आपने आंसर इसको सोच लिया होगा, अगर नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में समूह के क्रियाकलापों का निर्माण करते हुए निम्नलिखित विचारों में से किनका हम ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, यह भी होना चाहिए दोस्तों। लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, समान रूप से रुचिकर लेंगे। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, तो दोस्तों मूल्यवान सामग्री क्यों लगी हो, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, तो दोस्तों इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों हमारा कौन सा सही है इसमें, ए, बी और डी। तो हमारा इसमें आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ए, बी और डी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है, जो कथन है वो कौन सा है। तो बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। प्राणों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, आपका अगला दोस्तों आपका कहा जा रहा है कि बच्चे दूसरे बच्चों से बात, क्या दोस्तों बच्चे जो हैं वो आपके दूसरे बच्चों से बात सॉरी दोस्तों, बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा इसमें से आंसर होगा हमारा दोस्तों, वो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे जो हैं वो अंक उपलब्धि जो है उनकी अंकों की उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। दत्त कार्य, निर्धारण मापनियां, कागज पेंसिल परीक्षण या फिर मौखिक प्रश्न। अगर बात करें ये दत्त कार्य की, तो इसका मतलब होता है कि एक दल में कार्य कर रहे हो, ठीक है, दल के रूप में। तो दोस्तों इसमें कहा गया कि समूह कार्य, जब बात समूह कार्य की आए तो इसमें कोई कंपनी निर्धारण नहीं होगी, कागज और पेंसिल का परीक्षण भी नहीं होगा, इसमें मौखिक प्रश्न नहीं होंगे। दोस्तों आपका इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दत्त कार्य। अब दत्त कार्य दोस्तों क्यों होगा, क्योंकि सामूहिक कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए दत्त कार्य सबसे उपयुक्त होगा, क्योंकि दल कार्य में बच्चे स्वतंत्र वातावरण में अध्ययन करते हैं दोस्तों, ठीक है, जिस पर किसी शिक्षक या अन्य वाह कारकों का दबाव नहीं होता। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है कि कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने, क्या कह रहा है दोस्तों, कि कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्धों लोगों से यह पूछिए, मतलब बड़े वृद्धों मतलब बूढ़े लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते हैं। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। चर्चा, प्रयोग, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति। दोस्तों हम चर्चा कर सकते हैं, ठीक है, चर्चा हम कर सकते हैं, ठीक है। आपका हम प्रयोग, दोस्तों प्रयोग हम किस चीज का करेंगे, जो चीज हमारे सामने दिख रही होगी। अब इसमें पूछ लिया गया है कि वो पेड़ पौधों के बारे में बताइए जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते, तो दोस्तों हम इसमें प्रयोग ही नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर होगा इसमें जो संभावना नहीं है तो क्या प्रयोग की, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक है, वो प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। इसमें से क्या अभिप्राय उसका नहीं हो सकता, वो हमें बताना है। कूड़े से बनी श्रेष्ठतम वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, यह आपका दोस्तों हो सकता है। ठीक है, यह आपका हो सकता है। बच्चों को पुनर्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, बिल्कुल सही है। कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। तो दोस्तों हम बच्चों की क्रिएटिविटी को भी माप लेंगे, इससे माप लेंगे कि कौन सा बच्चे में किस तरीके की वो सोच रखता है। लेकिन अगर बात करें कि हम श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करें, तो दोस्तों ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 3, यही इसमें कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, ये तो आपका नहीं होगा। रूखे और बच्चों को द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, तो कठिन होनी चाहिए तो हो नहीं सकती। तकनीकी और औपचारिक से होनी चाहिए, भी नहीं हो सकती। बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल। आपके जो पर्यावरण अध्ययन की जो हमारी पाठ्यपुस्तक है या जो सामग्री हो, वो हमारी कैसी होनी चाहिए, वो हमारी बच्चे के दिन प्रतिदिन भाषा से संबंध रखते ऐसी होनी चाहिए। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रत्येक स्थान की बात करें हम दोस्तों, इसमें हमारा कह रहा है कि प्रत्येक जो स्थान है आपका, वो प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। बात करें मनाली, राजस्थान, असम और लद्दाख, हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं दोस्तों सॉरी। बांस के खम्भों पर बने ऊंचे उठे हुए घर, पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर, हाउस बोट, मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हों। ठीक है, हमारा अगला है कि पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी हो। अगर बात करें तो दोस्तों मनाली में हमारे जो घर होते हैं वो होते हैं दोस्तों पत्थर या लकड़ी से बने डालू छतों वाले हमारे घर होते हैं। कहाँ? मनाली में। तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया 1 नंबर। ठीक है, मनाली की अगर बात करें। ठीक है, और दोस्तों आपका अगला दे रखा है कि राजस्थान। ठीक है, आपका 1 होना चाहिए, ये 2 होना चाहिए, गलत हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका 1 ही होगा, ये राजस्थान का मनाली का होगा। ठीक, आपका अगला दे रखा है राजस्थान। तो दोस्तों राजस्थान में क्या होगा कि राजस्थान में जो हमारी मिट्टी के घर होते हैं जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती है, तो हमारा ये हो गया आपका 2 नंबर। असम में जो आपके घर होते हैं वो आपके बांस के खम्भों पर बने ऊंचे उठे हुए होते हैं, तो हमारा ये 3 हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे की। तो लद्दाख में क्या होता है कि पत्थर के बने घर जिनके फर्श और लकड़ी, पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं, तो ये होता हमारा लद्दाख का। तो हमारा दोस्तों इसमें क्या होगा, मनाली का इसमें ये होगा, राजस्थान का आपका 4 नंबर का होगा, और आपका असम का 1 नंबर का होगा, और आपका लद्दाख का 5वें नंबर का होगा। ओके, चलिए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश के किसके द्वारा दिया गया? संविधान की अनुसूचित जाति आदेश संशोधक विधेयक 2012 के द्वारा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के द्वारा, भारतीय जंगल अधिनियम 1927 के द्वारा, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा। तो दोस्तों बात करें कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं तथा उसका जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिनियम जनजाति व अन्य परंपरागत दोस्तों इनके अधिकार से है, तो हमारा इसमें आंसर होगा जंगल अधिकार अधिनियम 2007। दोस्तों बात करें तो ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम हमारा जनजाति व अन्य परंपरागत वनवासियों को वह अधिकार जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आपकी 1923 में जो छीन लिए गए थे,
वो वापस कर दिए गए थे। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। हम बात कर लेते हैं अपने मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग की। मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया ये तो नहीं है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जी हाँ दोस्तों, हमारा डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया यही हमारे मच्छरों से फैलते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए डेंगू और चिकनगुनिया, ये हमारे एडीज मच्छरों के काटने से फैलता है हमारा डेंगू और चिकनगुनिया। इनके लक्षण क्या होते हैं? इनके लक्षण होते हैं कि हमारे जोड़ों में दर्द होता है, ठीक है। और दोस्तों चिकनगुनिया में ऐसा होता है कि कभी कभी ये दर्द बरसों तक रह सकता है। और अगर बात की जाए आपके मलेरिया की, तो जो मलेरिया होता है ये आपका मादा मच्छर द्वारा, मादा मच्छर होता है आपका एनोफ्लेज होता है, जिससे ये काटने से फैलता है। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 2, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो दोस्तों अगर बात की जाए हमारे लौह तत्व की, तो लौह किसमें होता है? आंवला पालक गुड़, बंद गोभी भिंडी गुड़, आंवला पालक आलू या फिर आंवला आलू टमाटर। तो दोस्तों हमारा जो आंवला पालक और गुड़ होता है इसमें लौह की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। लौह लवण की कमी अधिकांशतः बालकों एवं महिलाओं में पाई जाती है। लौह लवण में जो रक्त होता है, रक्त का हीमोग्लोबिन बनता है आपका लौह लवण, आपको पता होगा, ठीक है, जो शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक करता है हमारा क्या? रक्त। लौह तत्व की कमी से रक्त की यह क्षमता कम हो जाती है, जिससे हमें एनीमिया, दोस्तों क्या? एनीमिया नामक रोग हो जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों हमारा आज का सेशन दोस्तों यही खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारे वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें। तो दोस्तों बहुत जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, गुड बाय।